integrate it, add wings to your career. सो वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग बात करेंगे सॉइल स्ट्रक्चर। इससे पहले देखो अपना जो बेसिक चीज़ें थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी। अब थोड़ा कुछ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या है कि कभी कभी मान लो गलती से एक क्वेश्चन भी आ गया, अपना वो क्वेश्चन भी स्किप नहीं होना चाहिए। तो सॉइल स्ट्रक्चर में बात करते हैं। सॉइल स्ट्रक्चर में देखो एक तो हम लोग पढ़ेंगे कि अलग अलग स्ट्रक्चर, फिर हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिट स्ट्रक्चर। तो अभी हम लोग बात करेंगे अलग अलग स्ट्रक्चर। तो पहला होता है कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। अब ये कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर क्या होता है? अब कोर्स ग्रेन नाम से पता चल रहा है कि किसके लिए होगा, कोर्स ग्रेन सॉइल्स के लिए। तो किसके लिए होगा? कोर्स ग्रेन सॉइल्स के लिए। अब कोर्स ग्रेन सॉइल की मतलब भी इसमें भी साइज बात करें तो साइज अगर पॉइंट ग्रेटर देन 0.2 mm होगी, पॉइंट ग्रेटर देन 0.2 mm होगी, तो इससे ऊपर वाली सॉइल्स के लिए काम का है। अब इसमें देखो कोई भी हो ना, कोई भी स्ट्रक्चर बनता है उसमें दो फोर्सेस काम करते हैं। दो फोर्सेस कौन से काम करते हैं? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो दूसरा होता है वो सरफेस चार्ज, सरफेस इलेक्ट्रिकल चार्जेस। अब ये क्या होता है? ग्रेविटी फोर्स कब काम करता है? जब कोई भी चीज़ भारी होगी तब। अगर भारी नहीं होगी तो उस पर ग्रेविटी इतना लगेगा नहीं और वो चीज़ क्या है, नीचे सेटल डाउन। अब स्ट्रक्चर कब बनेगा? जब पार्टिकल पास पास में आएंगे, यानी कि पार्टिकल पास में नहीं आएंगे, यानी कि सेटल डाउन नहीं होंगे, ग्रेविटी अगर कम होगी तो। और सरफेस इलेक्ट्रिकल चार्जेस किस पे लगते हैं? जब पार्टिकल बहुत ज़्यादा छोटा है। तो ये किसके लिए? यानी कि पार्टिकल साइज ग्रेटर हो, पार्टिकल साइज बड़ी, पार्टिकल साइज क्या हो गया? ग्रेटर। ठीक है। और ये किसके लिए हो गया? स्मॉलर पार्टिकल के लिए, स्मॉलर पार्टिकल। अब मैं बात कर रहा हूं कि सरफेस इलेक्ट्रिकल चार्ज किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया पे। अब स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है? कोई भी पार्टिकल जितना ज़्यादा छोटा होगा उसका जो सरफेस एरिया होगा चारों तरफ का, वो क्या होगा? उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा। क्या बात कर रहा हूँ मैं कि सरफेस एरिया जितना पार्टिकल छोटा होगा उसका उतना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा। अब जैसे क्यों? अब देखो ये बात करूं मैं इस पार्टिकल की, ये क्या मेरा एक मान लो कोर्स ग्रेन। अब इस जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही इसका भी टोटल वॉल्यूम लूंगा। तो अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? बहुत ज़्यादा, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। अब हर एक का सरफेस एरिया अलग है, हर एक का सरफेस एरिया अलग है, और ये हर एक का जब मैं ऐड करूंगा तब जाके क्या होगा? सरफेस टोटल सरफेस एरिया बनेगा, यानी स्पेसिफिक सरफेस एरिया। एक्चुअली जो इसकी यूनिट होती है ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। यानी कि 1 ग्राम सॉइल कितना एरिया कवर कर रहा है, इसका मतलब है 1 ग्राम सॉइल या कोई भी वो 1 ग्राम मास से कितना एरिया कवर हो रहा है। अब ये है, ये तो सिंगल पार्टिकल, मान लो 1 ही ग्राम का हो सिंगल पार्टिकल, तो इसका एरिया इतना नहीं होगा। लेकिन ये क्या होंगे? अलग अलग छोटे छोटे पार्टिकल, तो हर एक पार्टिकल का अलग सरफेस एरिया। जैसे कि मैंने ये बात करूं, ये मार्कर है, ये सिंगल पीस है, तो अब क्या होगा? इसका स्पेस सरफेस एरिया क्या होगा? इतना ही होगा, ये जो हमको सामने दिख रहा है चारों तरफ से। अब मैंने क्या करा? इसको ओपन कर, इसको खोल दिया। अब मेरा सरफेस एरिया एक तो ये वाला हिस्सा बढ़ गया और एक ये वाला हिस्सा मेरा बढ़ गया। तो अब सरफेस एरिया बढ़ गया। अगर मैं इसको और खोल दूं, और खोलने का मतलब है कि मैं इसको और ओपन कर दूं, यानी कि पार्टिकल छोटे कर दूं। खोल ही नहीं रहा यार, दूसरा मार्कर ले लेता है, कुछ ज़्यादा ही टाइट हो रखा है। देखो, तो ये मैंने इसको खोल दिया और इसी प्रकार मैंने इसको भी खोल दिया। तो अब सरफेस एरिया क्या होएगा? ये वाला भी सरफेस एरिया बढ़ गया और ये वाला भी बढ़ गया। यानी कि जैसे जैसे पार्टिकल मेरा छोटा होता जाएगा वैसे वैसे क्या होएगा? सरफेस एरिया क्या होगा? बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ओपन सरफेस है वो बढ़ता जा रहा है। तो सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है जनरली ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर या केजी पर मीटर स्क्वायर में। तो सरफेस एरिया कब ज़्यादा होगा? जब पार्टिकल छोटा होगा, और जब पार्टिकल छोटा होगा तो उस पर सरफेस इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो होंगे उसकी वजह से। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया था आपको, जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं उन पे क्या होता है? चार्जेस होता है, चार्ज पार्टिकल होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है उन पे। और ग्रेविटी कब एक्ट करती है? जब पार्टिकल साइज क्या हो? बड़ी हो। ठीक है। तो जब भी कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि कोर्स ग्रेन सॉइल्स के लिए, एक किस टाइप के पार्टिकल के लिए? जिनकी साइज क्या हो? 0.02 mm से बड़ी हो। ठीक है। जनरली एग्जाम्पल की बात करें तो अपना सैंड एंड ग्रेवल हो गया, सैंड एंड ग्रेवल, बस ये याद रखना आपको। अब इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो जनरली क्या बनेगा? ऐसे ऐसे ऐसे, क्या? एकदम पास पास में चिपके हुए। ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरा मैं बात करूंगा हनी कॉम्ड, हनी कॉम्ड स्ट्रक्चर। अब ये क्या होता है? ये इनके बीच की पार्टिकल साइज होती है, इनकी 0.2 माइक्रोन से लेके 0.02 mm के बीच के हो गए,
साइज क्या हो गई 0.2 माइक्रोन से लेके 0.02 mm के बीच के हो गए। अब इसमें बात करें तो कौन सा फोर्स होगा, अब इसमें भाई साहब दोनों ही, क्यों, क्योंकि पार्टिकल साइज रेंज बीच की आ रही है, कभी ग्रेविटी एक्ट करेगा, कभी कौन एक्ट करेगा, अपने सरफेस इलेक्ट्रिकल चार्ज। इसमेम तो क्या था, सिर्फ ग्रेविटी एक्ट हो रहा था, और यहां पर अपना दोनों ग्रेविटी भी एंड सरफेस इलेक्ट्रिकल चार्जेस भी, मैं इसको लिख रहा हूं सरफेस इलेक्ट्रिकल चार्ज को SEC, क्यों, क्योंकि इसका अब इसके कंपैरिजन में सरफेस एरिया बढ़ गया, यानी कि पार्टिकल छोटा हो गया, जैसे जैसे छोटा होता जाएगा सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, तो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बन जाए। अब हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर कैसे होगा, जैसे मान लो कुछ पार्टिकल तो नीचे आ रहा है ग्रेविटी की वजह से, जैसे मान लो ये कोई नीचे लेयर थी ऐसी, ये लेयर है, ठीक है, ये मान लो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ गए, अब ये नीचे आए, अब कुछ पार्टिकल आया, इसको इसने क्या करा, खींचा, नीचे आया, ग्रेविटी की वजह से आ रहा था, लेकिन क्या हुआ कि चार्ज की वजह से ये पार्टिकल ऐसा हो गया, चार्ज की वजह से ये पार्टिकल ऐसे बीच में जुड़ गया, ये फिर नीचे आ रहा था, ये वाला पार्टिकल ऐसे नीचे आ रहा था, इसके चार्ज ने इसको खींच लिया, यानी कि ग्रेविटी की वजह से नीचे भी आ रहे हैं, लेकिन बीच में क्या कर रहा है, अब ये कोई पार्टिकल है नीचे आ रहा है, इसको इसने चार्ज ने ऐसे पकड़ लिया, तो ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएंगे। क्या हो जाएगा, बीच में चार्ज क्या होएगा, उनको गिरफ्तार कर लेगा, बीच में चार्ज ने क्या करा, गिरफ्तार कर लिया, यानी कि आप जा रहे थे घर, आपने घर जाते जाते आपको बीच के में पसंद की कोई शॉप दिखी, आप उधर चले गए, तो आपको क्या करा, उसने अट्रैक्ट कर लिया। तो यही है, जाना आपको घर था, घर क्या आपका एक ग्रेविटी, आपको हर रोज घर ही जाना होता है, हर बंदा घर जाता है, तो उसी प्रकार ग्रेविटी हर पार्टिकल पे लगता है, लेकिन क्या हुआ, बीच में आपको पसंद का कोई रेस्टोरेंट मिल गया, तो खाना खाने आप उसमें चले गए, तो खाना खाने चले गए, तो क्या हो गया, यहाँ पे सरफेस इलेक्ट्रिकल चार्ज ने अपनी रंग दिखा दिया, तो ऐसा होता है, तो ये क्या हो जाता है, हनीकॉम्ब। अब हनीकॉम्ब क्यों बोल रहे हैं इसको, कि ये जो बीच में खाली जगह है ना, मधुमक्खी के छत्ते जैसी इसमें खाली जगह बन जाती है, तो इसमें दोनों ही फोर्स एक्ट करते हैं, ग्रेविटी भी और सरफेस इलेक्ट्रिकल चार्ज दोनों साइमल्टेनियस एक्ट करते हैं, उसकी वजह से बीच में क्या खाली जगह बहुत बन जाती है। अब जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होते हैं ना, जब तक ये अनब्रोकन है, अब देखो चीज ध्यान दो, जब तक अनब्रोकन है तब तक इनकी शेयर स्ट्रेंथ अच्छी है, हाई शेयर स्ट्रेंथ होती है, हाई शेयर स्ट्रेंथ एंड लो परमिएबिलिटी। क्या होती है, परमिएबिलिटी लो। अब परमिएबिलिटी मैंने आपको पहले बताया था, बाकी अपन डिटेल में भी पढ़ेंगे। अब परमिएबिलिटी लो क्यों, कि बीच में एक बार पानी अंदर चला गया इस खाली जगह में, तो अब पानी वहां से पास ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको क्या चारों तरफ से पार्टिकल्स ने घेर लिया, बीच में एंट्रैप्ड हो गया, तो जा नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही टूट गया, ये ब्रेक हो गया, ये या कह सकते हैं ब्रोकन स्ट्रक्चर है, ब्रोकन है, तो ब्रोकन में क्या होगा कि अब शेयर स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, लो शेयर स्ट्रेंथ और हाई परमिएबिलिटी और हाई कंप्रेसिबिलिटी भी, हाई कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि अब इसको प्रेस भी आसानी से किया जा सकता है, वॉल्यूम रिड्यूस आसानी से किया जा सकता है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, जब तक टूटेगा नहीं तब तक तो हाई स्ट्रेंथ और हाई की जगह क्या, लो परमिएबिलिटी। लेकिन एक बार ही ये टूट गया तो इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी या कह सकते हैं शेयर स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी, परमिएबिलिटी हाई हो जाएगी और कंप्रेसिबिलिटी भी हाई हो जाएगी। अब ये होगा किस पे, देखो सैंड एंड ग्रेवल पे तो वो आ गया, तो ये भाई साहब किस पे लगेंगे, क्ले और सिल्ट पे। तो ये लगता है क्ले एंड सिल्ट पे, ठीक है। अब अपने को ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रख लो, ग्रेविटी हमेशा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया, जिस पे जितना ज्यादा ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक सरफेस एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्पेसिफिक सरफेस एरिया, ठीक है। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा ग्रेविटी उतना कम होगा, यानी कि पार्टिकल अगर छोटे साइज का होगा तो ग्रेविटी कम लगेगा, ठीक है। ये चीज हो गई अपने। इसके बाद जो थर्ड स्ट्रक्चर आता है वो आता है फ्लोकुलेंट एंड डिस्पर्स। देखो इनमें क्या ज्यादा थ्योरी में अपने को जानना नहीं है, इसमें इतनी ही चीजें काम की, जितनी काम की मैं इन सब चीजों में उतना ही कराऊंगा, फालतू की चीजों में नहीं जाऊंगा, ठीक है। अब मैं बात करूंगा डिस्पर्स्ड एंड फ्लोकुलेंट। तीसरा जो है स्ट्रक्चर वो होता है डिस्पर्स्ड एंड फ्लोकुलेंट। डिस्पर्स्ड एंड फ्लोकुलेंट। अब देखो, अब सिर्फ और सिर्फ कौन होगा, प्रीडोमिनेंट फोर्स कौन सा हो जाएगा इसमें, सिर्फ और सिर्फ सरफेस इलेक्ट्रिकल चार्ज। हनीकॉम्ब में तो दोनों ही बराबर लग रहे थे, और कोर्स ग्रेन्ड में कौन लग रहा था, सिर्फ ग्रेविटी, लेकिन यहां पर कौन है, प्रीडोमिनेंट सरफेस इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब ये लगेगा किस पे, फाइन क्लेज एंड कोलॉइड्स,
फाइन क्लेज एंड कोलॉइड्स। अब कोलॉइड्स जो होते हैं ना वो क्ले से भी छोटे होते हैं। कोलॉइडल पार्टिकल क्या होता है, क्ले से भी छोटे होते हैं। जो कोलॉइड्स कहीं लिखा हो इसका मतलब उनकी साइज लेस देन क्ले होती है, ठीक है। और अगर ऐसे साइज के हिसाब से देखें तो लेस देन 0.2 माइक्रोन से, यानी कि क्ले की साइज तो 2 माइक्रोन से छोटा होता है, यानी कि क्ले सब क्ले पे भी नहीं, उससे भी जो छोटे होंगे उन पे ये लगेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, दो स्ट्रक्चर आ रहे हैं, एक डिस्पर्स्ड आ रहा है, एक आ रहा है अपना फ्लोकुलेंट। डिस्पर्स्ड और फ्लोकुलेंट अलग अलग। अब क्या होगा, सरफेस इलेक्ट्रिकल चार्ज आपको पता है कि भाई अगर चार्ज है तो वहां पे रिपल्शन भी होगा और अट्रैक्शन भी होगा। क्या होगा, रिपल्शन भी होगा और अट्रैक्शन भी। क्यों, क्योंकि कोई भी जो क्ले पार्टिकल या फाइन जो होते हैं इनके सेंटर पे तो रहता है नेगेटिव और एजेस पे रहता है पॉजिटिव। सेंटर पे क्या रहता है, नेगेटिव, और एजेस पे रहता है पॉजिटिव। तो जब भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा, जब भी आपस में क्या होगा, अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पे मान लो ऐसे ऐसे पार्टिकल, ये नेगेटिव, सॉरी ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अब यहाँ पे ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अगर जब भी अट्रैक्शन होगा, आपस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तब ये कैसे बनेंगे, तब ये बनेंगे फ्लोकुलेंट। जब भी अट्रैक्शन होगा ये ऐसे 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 बनेंगे। तो जब भी फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होगा तब ये कैसे बनेंगे, फ्लोकुलेंट। एफ अट्रैक्टिव, फ्लोकुलेंट मतलब अट्रैक्टिव। अब ये ठीक है, लेकिन अगर इनमें क्या होगा, जब फ्लोकुलेंट तो ऐसे ही बनते, देखो ये ऐसे ही स्ट्रक्चर बनेंगे, ये ऐसे बनते रहेंगे, ठीक है। तो इनमें भी क्या है, जैसे अपने हनीकॉम्ब में था, इसमें भी क्या आती है, खाली जगह आती रहेगी, इसमें भी क्या अपने खाली जगह आती रहेगी, ठीक है। या कभी कभी ऐसे कंटिन्यूस भी बन जाते हैं, या ऐसे कंटिन्यूस भी बन जाते हैं, ये ऐसे बन गए, ये ऐसे भी, कुछ भी अरेंजमेंट हो सकता है इनका, ऐसे, ठीक है। तो जब भी ऐसा होगा तो अपने कैसे बनेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो फ्लोकुलेंट बनेंगे। लेकिन अगर डिस्पर्स्ड होगा, यानी कि रिपल्सिव होगा, डी फॉर रिपल्सिव, डिस्पर्स्ड कब बनेंगे, जब फोर्स आपस में क्या होगा, रिपल्सिव। रिपल्शन कब होगा, जब पॉजिटिव पॉजिटिव पास में आ जाएंगे और नेगेटिव नेगेटिव पास में आ जाएंगे। यानी कि रिपल्शन में एकदम ऐसा प्लेट टाइप, एकदम फॉर्मल, बराबर ऐसा, देखो अब सबके किनारे किनारे आपस में मिले हुए, यानी कि सब पॉजिटिव, फिर ऐसा ऐसा एकदम वेल मैनर्ड है। क्या है, वेल मैनर्ड। तो ये कैसा होता है, डिस्पर्स्ड। ये है अपना डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स काम करता है, तब अपने लगता है डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें कि परमेबिलिटी वगैरह की बात करें, तो फ्लोकुलेंट में क्या होगा, हाई परमेबिलिटी और हाई स्ट्रेंथ। फ्लोकुलेंट में क्या होगा, जैसे अपने हनीकॉम्ब में हाई शियर स्ट्रेंथ थी, हाई शियर स्ट्रेंथ, लेकिन वहां पे लो परमेबिलिटी थी, लेकिन यहां पर हाई परमेबिलिटी होगी, यहां पर हाई परमेबिलिटी होगी। अब हाई क्यों होगी, क्योंकि बीच बीच में जो खाली जगह है जरूरी, इसमें क्या ब्लॉक एंड ट्रैप नहीं हो रही है, पानी क्या एंड ट्रैप नहीं हुआ। जैसे मान लो अगर ये पार्टिकल यहाँ पर नहीं होता, मान लो ये पार्टिकल यहाँ नहीं होता, तो पानी यहाँ आया, यहाँ के बाद मान लो यहाँ से फिर ये बीच में ऐसे कोई रास्ता होता, तो फिर यहाँ से ये ऐसे कहीं ना कहीं रास्ता बना के पानी निकल जाता है। लेकिन डिस्पर्स्ड में देखो, डिस्पर्स्ड में पानी अगर एक बार अगर ऊपर फंस गया तो इतना आसानी से जा नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि फिर क्या है, सारे पार्टिकल वेल अरेंज्ड है, और जब भी चीज़ें वेल अरेंज होती है, जब भी आपस में अच्छा रिलेशन होता है, तब हर कोई वहाँ से निकल नहीं पाता, ठीक है। तो रिपल्शन में क्या होता है, अपने परमेबिलिटी कम होती है। इसमें क्या होगा, लो शियर स्ट्रेंथ होएगा और परमेबिलिटी क्या हो जाएगा, लो परमेबिलिटी, ठीक है। अब ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, किस में शियर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किस में परमेबिलिटी कम है, ठीक है। और कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, एक टॉपिक छूट गया, कंप्रेसिबिलिटी। अब देखो कंप्रेसिबल हाई ये होगा कि ये, अब इसमें क्या है, टेढ़े मेढ़े अरेंजमेंट है, इसमें क्या है, टेढ़ा मेढ़ा अरेंजमेंट है, कैसे भी करके। तो कंप्रेसिबल कैसे होंगे, हाई कंप्रेसिबल, यानी कि वॉल्यूम रिड्यूस होना आसान है। क्यों, क्योंकि इसके बीच में खाली जगह बहुत है, एयर बहुत है, तो हाई कंप्रेसिबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या होंगे, लो कंप्रेसिबल, ये क्या हो जाएगा अपना लो कंप्रेसिबल, ठीक है। अब कभी कभी इनका एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। अब इनके जो प्रॉपर्टीज है ना, इतनी ही काम की, जितना लिख रहा हूं उतना ही काम का। कभी कभी पूछ लेते हैं कि मान लो मरीन सॉइल है तो उसमें कैसा स्ट्रक्चर होगा, और कभी कभी लेकेस्टाइन में पूछ लेते हैं। तो मरीन में क्या होता है कि मरीन सॉइल,
यानी कि समुद्र में जो सॉइल होती है उसमें कैसा स्ट्रक्चर होगा, उसमें होगा अपने फ्लोकुलेंट। फ्लोकुलेंट क्यों, अट्रैक्टिव क्यों, क्योंकि उसमें क्या है ज़्यादा आयंस वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, पानी का भी कुछ रोल होता है, तो वहाँ पर क्या होता है पानी भी डायपोलर, तो वहाँ पे अट्रैक्टिव के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मरीन में कौन सा होता है, फ्लोकुलेंट, ठीक है। और अगर लेक की बात करें, लेक में पानी क्या आता है, नॉर्मल वाटर, और मरीन में क्या होता है, सॉल्टी वाटर, तो वहाँ पर अट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पर क्या होगा, रिपल्शन ज़्यादा। तो लेकेस्ट्राइन जो सॉइल होती है, लेक में कौन सा होता है, लेकेस्ट्राइन सॉइल, मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था। तो लेकेस्ट्राइन सॉइल में आता है डिस्पर्स्ड। इन दोनों पे बहुत बार क्वेश्चन आएगा, इन दोनों पे बहुत बार क्वेश्चन आएगा। लेकेस्ट्राइन पे बहुत बार पूछा हुआ कि लेकेस्ट्राइन सॉइल में कौन सा स्ट्रक्चर होता है, तो डिस्पर्स्ड होता है, ठीक है। डिस्पर्स्ड की स्पेलिंग यहाँ नीचे गलत हो गई, कोई बात नहीं, अपने जरूरी यही चीज़ है। तो ये हो गया अपना कैसा स्ट्रक्चर, सॉइल का स्ट्रक्चर। कब, जब सारे पार्टिकल लगभग सेम साइज के, सारे पार्टिकल क्या है, सेम साइज के। जैसे इसकी बात कर रहे थे तो हम लगभग सारे पार्टिकल 0.2 माइक्रोन से छोटे थे। अब मान लो मिक्सचर आ गया, कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन सॉइल का मिक्सचर आ गया, तो कैसा होगा, तो हम उसको बोलते हैं कंपोजिट स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे अब, कंपोजिट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। यानी कि अगर मिक्सचर आ गया, ये तो एक ही साइज अवेलेबल थी तो क्या था, अब आगो, अब क्या आया आपने, कंपोजिट स्ट्रक्चर, कंपोजिट। अब कंपोजिट भी अपने दो तरह के होते हैं, कंपोजिट स्ट्रक्चर भी दो तरह के। एक बार तो क्या होगा, कोर्स ग्रेन सॉइल ज़्यादा होगी, और एक बार क्या, मान लो फाइन ग्रेन सॉइल ज़्यादा है। तो अगर कोर्स ग्रेन सॉइल ज़्यादा है तो कोर्स ग्रेन्ड स्केलेटन स्ट्रक्चर, पिछले में सिर्फ कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर था, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोर्स ग्रेन्ड स्केलेटन स्ट्रक्चर, कोर्स ग्रेन्ड स्केलेटन स्ट्रक्चर। इसमें क्या होगा कि कोर्स ग्रेन सॉइल ज़्यादा होंगे ऐसे, और इनकी जो वॉइड्स में होगा, जैसे ये, इनकी वॉइड्स में क्या होगा कि छोटे छोटे पार्टिकल आ जाएंगे। मैं ब्लू कलर वाले पेन से शो कर देता हूँ। इनकी वॉइड्स में क्या होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल अरेंज हो जाएंगे। तो इनका क्या होगा, अब बीच में खाली जगह भी क्या होगी, रिड्यूस हो गई, तो क्या हो जाएगा, परमेबिलिटी वगैरह आप बताओ क्या होएगा, कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा। तो सबसे पहले कंप्रेसिबिलिटी देखें, कंप्रेसिबिलिटी हाई कब होती है, जब खाली जगह ज़्यादा होती है, तो ये हो जाएंगे लो कंप्रेसिबल। सबसे पहले बात तो कोर्स ग्रेन्ड स्केलेटन स्ट्रक्चर कैसे होता है, लो कंप्रेसिबल। क्यों, क्योंकि देखो बड़े पार्टिकल जितने भी हैं उनके वॉइड्स के अंदर कौन आ गया, छोटे पार्टिकल, तो खाली जगह कम है, यानी कि वॉइड रेशियो बहुत कम है, तो ये क्या होते हैं, लेस कंप्रेसिबल सॉइल्स होते हैं। लेकिन जो सेकंड है अपना, इसको बोलते हैं कोहेसिव मैट्रिक्स, कोहेसिव मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये देखो नाम से ही कोर्स ग्रेन्ड है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में वैसे भी वॉइड रेशियो थोड़ा क्या परमेबिलिटी क्या होती, ज़्यादा होती, हाई परमेबल होते हैं, हाई परमेबल और लेस कंप्रेसिबल होते हैं। लेकिन स्ट्रेंथ भी हाई होती है, हाई स्ट्रेंथ होता है, हाई स्ट्रेंथ। क्यों, क्योंकि कोर्स ग्रेन्ड जो पार्टिकल होते हैं आसानी से टूटते नहीं है, बिखरते नहीं है, ठीक है, इसलिए हाई स्ट्रेंथ। लेकिन जो कोहेसिव मैट्रिक्स होगा, अब क्या होगा कि एक पार्टिकल आ गया बड़ा, लेकिन इसको चारों तरफ से कौन घेर के रखेंगे, ये छोटे छोटे, तो ऐसे। अभी क्या था, ज़्यादा क्या था, पहले वाले में कोर्स ग्रेन्ड ज़्यादा थे और फाइन ग्रेन्ड कम, अब फाइन ग्रेन्ड ज़्यादा और कोर्स ग्रेन्ड कम है, ऐसा स्ट्रक्चर। तो जब भी ऐसा होगा कि अब मान लो उसके बाद ये बीच में कोर्स ग्रेन्ड एक और आ गया, तो इनके बीच में देखो, बीच में फाइन ग्रेन्ड सॉइल काफ़ी ज़्यादा है, तो जब भी ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोहेसिव मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। अब आप सोच के देखो कि जहाँ पर फाइन ग्रेन्ड सॉइल आ जाती है वहाँ पर क्या कंप्रेसिबिलिटी, अभी अपन ने पहले देखा था तब भी कंप्रेसिबिलिटी क्या फाइन ग्रेन्ड में बढ़ रही थी, तो जैसे जैसे फाइन हो रहा था वैसे कंप्रेसिबिलिटी बढ़ जाती है, तो हाई कंप्रेसिबल। और मैंने बहुत पहले ही बताया कि कंप्रेसिबल और प्लास्टिसिटी एक ही चीज़ है लगभग, जिसकी हाई प्लास्टिसिटी होती है वो कंप्रेसिबल भी हाई होता है, और फाइन ग्रेन के लिए प्लास्टिसिटी हम काम में लेते हैं, कोर्स ग्रेन के लिए नहीं लेते, तो इसका कंप्रेसिबिलिटी वैसी हाई। तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, लो स्ट्रेंथ, और परमेबिलिटी भी लो, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे, इसलिए। बाकी खाली जगह तो यहाँ ज़्यादा है, लेकिन चार्ज पार्टिकल है, वॉइड्स छोटी छोटी है, खाली जगह कम है। और अगर संकरे रास्ते होंगे तो क्या है, मान लो दो रोड है, एक रोड तो क्या है चौड़ी है, एनएच टाइप एक्सप्रेस वे है, एनएच है, दूसरा क्या आपके गली मोहल्ले, आप गाड़ी तेज कहाँ चला पाओगे, गली मोहल्लों में या एक्सप्रेस वे पे। आप गाड़ी एक्सप्रेस वे पे ज़्यादा तेज चला पाओगे, तो ज़्यादा तेज चला पाओगे तो ज़्यादा गाड़ियाँ निकल पाएगी। लेकिन क्या होगा कि यहाँ गली, यहाँ है गलियाँ, यहाँ है एनएच, पानी निकलने के लिए यहाँ पर क्या काफ़ी ज़्यादा जगह है बीच में, है ना, पार्टिकल के बीच में ये देखो काफ़ी ज़्यादा जगह, लेकिन यहाँ पर क्या है काफ़ी कम जगह है, छोटी छोटी जगह है, तो उसकी वजह से क्या है, गलियां हैं तो गाड़ियां धीमे चलेगी, यानी कि पानी धीमे धीमे जाएगा, तो परमेबिलिटी
कम हो गई, लेकिन यहाँ पर क्या गाड़ी तेज चला सकते हैं, NH है तो गाड़ी तेज चलाओगे तो परमेबिलिटी भी, अब आप जल्दी निकल पाओगे तो परमेबिलिटी भी हाई हो गया। क्यों? क्योंकि उसके जो जाने का रास्ता है ना वो काफ़ी अच्छा है, NH टाइप है। और कहते हैं ना कि रास्ता बहुत शानदार है, तो ज़्यादा अच्छा रास्ता, परमेबिलिटी भी ज़्यादा अच्छी। तो ये हो गया अपने स्ट्रक्चर्स। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्ले मिनरोलॉजी। देखो क्ले मिनरोलॉजी, ये सब छोटे छोटे टॉपिक है, मैं आज 5-6 छोटे छोटे टॉपिक कवर कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग परमेबिलिटी पे ही आएंगे डिटेल में। अब मैं बात करता हूँ क्ले मिनरोलॉजी, क्ले मिनरोलॉजी। अब क्ले मिनरल्स जो भी होते हैं दो चीज़ से मिलके बनते हैं, एक तो सिलिका टेट्राहेड्रल से, टेट्राहेड्रल, ठीक है, और दूसरा होता है ऑक्टाहेड्रल, दूसरा क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल यूनिट। अब जो सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट होती है, ये के शेप नाम कैसा आ रहा है, टेट्राहेड्रल, यानी कि एक सिलिका एटम को 4 ऑक्सीजन एटम पकड़ के रखते हैं, ठीक है, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन एटम। तो इस पे जो नेट चार्ज होता है, इस पे जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है, -1। पूछ लेते हैं नेट चार्ज कितना होता है, -1। जो काम की चीजें हैं वही बता रहा हूँ, समझाने में डिटेल में नहीं जा रहा। माइनस का नेट चार्ज -1। लेकिन इस पे क्या होता है, कोई भी जो कंपाउंड है इसमें हो सकता है एल्यूमिनियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है X की जगह, या आयरन हो सकता है, ठीक है। इनको क्या करते हैं, 6 OH घेर कर रखते हैं। कितने OH, 6 OH। वहां तो 4 थे, यहाँ 6, और यहाँ पर सभी OH की क्या है, बराबर है, तो ये ऐसा कुछ होगा, ठीक है, ये ऐसे बंधे हुए आपस में, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, लगभग 6 से घिर के रहते हैं। एक जो है वो 6 से लगभग घिरा हुआ है, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ये नहीं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन के लिए बताया। तो इसमें क्या होगा, जो नेट चार्ज होता है वो नेट चार्ज क्या होगा, +1। पूछ लेते हैं कि सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट पे नेट चार्ज क्या होता है, इस पे होता है नेट चार्ज +1 और इस पे नेट चार्ज -1। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ट्रेपेजियम से। ये क्या है, ट्रेपेजियम, रिप्रेजेंट इसको इससे करते हैं। कहीं पे लिखा देखा होगा आपने, ट्रेपेजियम, पूछ ले सिलिका टेट्राहेड्रल किसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रेपेजियम, और इसको करते हैं रेक्टेंगल से, ठीक है। आपको इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है, किसको किससे करते हैं। अब क्या है कि ये जो नाम आ रहा है ना, अब मान लो कभी कभी क्या एल्यूमिनियम है, इसके अंदर X की जगह एल्यूमिनियम है, तो इसको बोलेंगे गिब्साइट यूनिट। क्या बोलेंगे, गिब्साइट, GIBBSIT। मैग्नीशियम होगा तो ब्रूसाइट, क्या बोलेंगे, ब्रूसाइट। और आयरन होगा तो फेराइट। इनके अलग अलग नाम है, ठीक है, लेकिन इसका एक ही नाम है, ठीक है। तो यही पूछ लेते हैं, या फिर और क्या पूछ लेंगे कि इसके जो ऑक्सीजन एटम्स होते हैं कितने से शेयर होते हैं। तो ऊपर वाला जो होता है वो तो एक में ही होता है, लेकिन ये जो होते हैं ये तीन 2 के बीच में शेयर होते हैं। ये जो नीचे वाले तीनों ऑक्सीजन एटम है वो किससे शेयर होते हैं, 3 से। अब एक ऑक्सीजन पे कितना होता है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है। अब ये 2 से शेयर है तो एक इसका हिस्से में कितना आएगा, -2। भाई आपके पास 2 रुपए हैं और आपको 2 में बांटने हैं, तो इस पे नेट नेगेटिव चार्ज 2 है, और ये किसी और इधर सिलिका से और जुड़ा हुआ है ऐसे, तो इस पे 1 के हिस्से में कितना आएगा, 1। तो ऊपर वाले का 2 और नीचे वाले 3 का 1, तो प्लस माइनस का 3 हो गए, -1 तो माइनस का 5, और सिलिका पे होता है प्लस का चार्ज, +4, तो नेट नेगेटिव क्या हो गया, -1, ठीक है। इसी प्रकार इसमें होता है +3, ठीक है, और ये जो होते हैं वो शेयर्ड होते, ठीक है, हाँ, इस पे +4, और वो जो शेयर्ड होते हैं उस पे -1/3 इस पे +3, और ये जो होता है एक हाइड्रोक्सिल आयन, ये एक हाइड्रोक्सिल आयन 3 से शेयर्ड होता है। कितनों से, 3 से। तो एक पे कितना हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज -1 होता है, OH माइनस होता है, OH माइनस। तो अगर 1 है तो एक कितने से, 3 से शेयर होता है, तो 1 के हिस्से में 3, और टोटल कितने, 6, तो ये हो जाएगा नेट नेगेटिव -2, और x क्या होता है, +3, ये +3, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, +1। तो ये यहाँ से आया, ये भी बता दिया चलो मैंने, वरना अपने इतना काम का नहीं है। अपने को इतना ही याद रखना, क्ले मिनरोलॉजी में ये जो बनते हैं क्ले मिनरल्स जो बनते हैं ना, बेसिक यूनिट्स ये होती है, क्या होती है, सिलिका और टेट्राहेड्रल यूनिट से ही मिलके बनते हैं। इससे ज़्यादा आप लोगों को कोई नहीं पूछेगा इनमें। इसके बाद अब आ जाते हैं हम लोग क्ले मिनरल्स में। क्ले मिनरोलॉजी में ये तो बेसिक यूनिट्स हो गई, जो जितने भी क्ले मिनरल्स होते हैं किससे बनते हैं, इन दोनों से ही बनते हैं।
इसके अलावा किसी से नहीं बनते। ठीक है, क्ले मिनरल हम लोग जनरली 3 क्ले मिनरल्स पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे? 3। सबसे पहले काओलोनाइट, ठीक है। चाइना क्ले नाम सुना है, व्हाइट कलर का, तो ये होता है प्योर व्हाइट कलर का चाइना क्ले। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इस पे क्या होता है, एक ऑक्टाहेड्रल यूनिट, एक ऑक्टाहेड्रल यूनिट नीचे ट्रेपेजियम यूनिट सिलिका है, तो सिलिका यूनिट के ऊपर एक ऑक्टाहेड्रल यूनिट अरेंज होती है। इसको ओपन बुक टाइप, ये क्या ओपन बुक टाइप, यहाँ आपको लैपटॉप टाइप दिख रहा है लेकिन एक्चुअली ये ओपन बुक या लीफ टाइप स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। लीफ, ओपन लीफ या ओपन बुक टाइप स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे देखोगे तो खुली हुई किताब नजर आएगा। अब इसको बोलते भी क्या, 1:1 मिनरल। क्या बोलते हैं? 1:1 मिनरल। क्यों? क्योंकि एक ही सिलिका है नीचे वाला और ऊपर वाला एक टेट्राहेड्रन, दोनों एक एक है, इसलिए 1:1 मिनरल भी बोलते हैं। अब इनके बीच में जो बॉन्ड होता है ना, एक यूनिट ऐसा हो गया, एक और यूनिट होगा, वो कैसा हो गया, ऐसे मान लो ये एक और यूनिट हो गया ऐसे, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कौन होता है ये बीच में जो होएगा बॉन्ड के, कौन होएगा? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। पूछ लेते हैं, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो क्या होगा कि इनके दूर जाने की कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी। दूर नहीं जाने देगा वो आसानी से, दूर नहीं जाने देगा का क्या मतलब है कि पानी अगर आया बीच में, क्ले है, क्ले का क्या होता है कि जितने भी क्लेज होते हैं उनमें मिनरल्स में क्या होता है, पानी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रहती है, लेकिन इसके जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो क्या होगी, कम होगी। क्या होगी? वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम होगी, पानी कम एब्जॉर्ब करेगा, तो लेस स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, लेस स्वेलिंग एंड श्रिंकेज। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो कभी कभी पूछ लेते हैं, 1-2 बार पूछा हुआ भी है कि काओलोनाइट में लेस स्वेलिंग एंड श्रिंकेज क्यों होती है? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, और कोई रीजन नहीं है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसलिए। ठीक है, इसके अलावा आपको इसमें कुछ नहीं पूछते। फिर आता है सेकेंड जो आता है मोंट मोरिलोनाइट, मोंट मोरिलोनाइट, मोंट मोरिलोनाइट, ये भी मिनरल है। इसका एक और नाम है, आप ज्यादातर नाम जो चलता है ये वाला चलता है, स्मैक्टाइट। इसको क्या बोलते हैं? स्मैक्टाइट भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक जो अपने ट्रेपेज ऑक्टाहेड्रल यूनिट है वो 2 सिलिका के बीच में होती है, यानी कि ऐसे होगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा और उसके बाद इसमें जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वाटर बॉन्ड, यानी कि दो के बीच में बॉन्ड कैसा हो गया, वीक वाटर बॉन्ड, वीक बॉन्ड है। अब वीक वाटर बॉन्ड लिख देता हूं, 2 के बीच में बॉन्ड कैसा हो गया, वीक वाटर बॉन्ड। अब वीक वाटर बॉन्ड होने की वजह से क्या होएगा कि जो ये जो पानी है आसानी से बीच में भाई आप 2 दोस्त हैं, 2 दोस्त के बीच में दरार ज़्यादा किसकी वजह से पड़ेगी? अगर आप दोनों में आपसी समझ नहीं है या आप दोनों के बीच में जो दोस्ती है वो गहरी नहीं है, तो ये जो बॉन्ड है ना ये वैसा ही है, गहरा नहीं है बॉन्ड, ऐसी कमजोर है, जस्ट फॉर्मल जान पहचान है एक दूसरे से। तो कोई भी बोल देगा कि भाई इसने तेरे बारे में ऐसा बोला, उसने तेरे बारे में, तो आप लोग क्या होगे, लड़ लोगे या अलग हो जाओगे। तो ये क्या करता है, ज़्यादा अलग कर देते हैं। अलग करने का मतलब है हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज। यहाँ तो लेस था, यहाँ हो जाएगा हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज। रीजन वीक वाटर बॉन्ड, सबसे ज़्यादा जो स्वेलिंग एंड श्रिंकेज होता है इसी में मोंट मोरिलोनाइट मिनरल की वजह से होता है। तो ब्लैक कॉटन सॉइल हो गया या बेंटोनाइट सॉइल्स हो गया, उसके अंदर क्या रहता है, ये मिनरल रहता है। इस मिनरल की वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उनमें स्वेलिंग और श्रिंकेज, जैसे ही पानी आया वो क्या होता है, पानी इनमें क्या लड़ाई कराने का काम करता है। इनकी दोस्ती गहरी थी नहीं, ऐसी फॉर्मल जान पहचान थी, किसी ने आया भिड़ाया और दोस्ती टूट गई, जो ऐसी भी थी हल्की पतली, लेकिन यहाँ पर दोस्ती क्या थी, अच्छी थी, तो इसलिए टूटे नहीं, अलग नहीं हुए, थोड़ी बहुत हल्की ऐसे दरार आई। ठीक, इसके बाद आता है तीसरा इलाइट। अब ये जो इलाइट है, अब देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है, स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, लेकिन इसमें जो सेंटर में जो अपना एल्यूमिनियम आइटम होता है, भाई अपन ने बात करी थी कि इसमें ऑक्टाहेड्रल यूनिट में एल्यूमिनियम होता है बीच में, इसमें जो एल्यूमिनियम होता है एटम, वो किससे रिप्लेस होता है, पोटेशियम या सोडियम या कैल्शियम किसी से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, जनरली पोटेशियम या सोडियम से होता है, कैल्शियम से चांस कम रहते हैं।
लेकिन अगर आयरन वगैरह होगा तो उसके कैल्शियम वगैरह से या फिर मैग्नीशियम से रिप्लेस हो जाता है। अगर ऐसा रिप्लेसमेंट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन। आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन। अब ये नाम क्या आ गया भाई साहब, ये क्या बला आ गई। अब आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है दो ऐसे एटम जिनकी साइज लगभग सेम है, दो ऐसे एटम जिनकी साइज लगभग सेम है, वो एक दूसरे को रिप्लेस करें, या जो मास है वो लगभग सेम है ऐसे रिप्लेस करें, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन। क्या आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं? जिनकी साइज लगभग सेम है वो अगर रिप्लेस करें, ठीक है, उसको हम लोग एक दूसरे को रिप्लेस करें, उसको हम लोग आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो इसमें जो एल्यूमिनियम आइटम था वो लगभग कितना % रिप्लेस हो गया? यहाँ 20%, 20% से ज़्यादा रिप्लेस हो गया। अब ये 20% से ज़्यादा रिप्लेस होने के कारण इनका जो चार्ज था, चार्ज में क्या हो गया? परिवर्तन आ गया। एल्यूमिनियम क्या होता है? जनरली +3 होता है, पोटेशियम या सोडियम +1 होता है, कैल्शियम +2 होता है। तो चार्ज में क्या हो गया? चेंज आ गया। इस चार्ज में चेंज होने की वजह से क्या आ गया? इनके बीच में जो बॉन्ड आएगा वो आ जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो आ गया पहले। अब यहाँ जो बॉन्ड आ जाएगा वो आ जाएगा अपना आयनिक बॉन्ड। इनके बीच में बॉन्ड कौन सा आ जाएगा? स्ट्रक्चर सेम है ऐसा ही, बॉन्ड का फर्क आ गया आयनिक बॉन्ड, ठीक है। अब जैसे ही बॉन्ड आया आयनिक बॉन्ड, अब आयनिक बॉन्ड क्या होता है? वाटर बॉन्ड से थोड़ा अच्छा होता है, यानी कि थोड़ी गहरी दोस्ती है, थोड़ी सी अच्छी दोस्ती। सबसे बढ़िया तो यहाँ सबसे घटिया यहाँ बीच की बात है, ठीक है। तो ये आयनिक बॉन्ड अच्छी ठीक ठाक दोस्ती है। अब ठीक ठाक दोस्ती होने की वजह से क्या होगा? इसका स्वेलिंग और श्रिंकेज जो होगा इंटरमीडिएट होगा, दोनों के इंटरमीडिएट स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, इंटरमीडिएट स्वेलिंग एंड श्रिंकेज। बस ये ध्यान रखना आपको, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज। आपको एक तो बॉन्ड ध्यान रखना है कि इसमें कैसा बॉन्ड होता है। इलाइट में आयनिक बॉन्ड होता है, I4 इलाइट, I4 आयनिक। मोंटमोरिलोनाइट में वाटर बॉन्ड होता है, M को उल्टा कर दो W आ जाएगा, वाटर बॉन्ड आ जाएगा। और काओलोनाइट में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। अब भाई दो याद रह गए, I4 इलाइट, I4 आयनिक बॉन्ड, M को उल्टा कर दो तो वाटर बॉन्ड आ जाएगा। और ये जो बच गया कालोनाइट में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से बीच में पानी वगैरह आसानी से जाएगा नहीं। पानी आसानी से नहीं जाएगा तो स्वेलिंग और श्रिंकेज क्या होएगा? कम होएगा, ठीक है। स्वेलिंग क्या? पानी आने की वजह से दूर हो रहे, तो भाई पानी आएगा ही कम बीच में, तो दूर भी कम होंगे, दूर कम होंगे तो पास में आने की पास में भी बाद में कम आएंगे। ये तो पहले से पास थे और क्या पास होंगे, ठीक है। जिसमें स्वेलिंग ज़्यादा होती है उसी में श्रिंकेज ज़्यादा होगा। जो कोई चीज़ ज़्यादा फूलेगी वही तो ज़्यादा सिकुड़ेगी, जो फूली नहीं वो क्या सिकुड़ेगी, ठीक है। फिर आता है मोंटमोरिलोनाइट। मोंटमोरिलोनाइट को स्मैक्टाइट भी बोलते हैं, जनरली ये वर्ड काम में लेते हैं। इसमें क्या होता है? हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज। क्यों? क्योंकि इसके बीच में वीक वाटर बॉन्ड होता है, ठीक है। उसके बाद आता है इलाइट। इलाइट में क्या होता है? मोंटमोरिलोनाइट का सेम स्ट्रक्चर होता है, लेकिन आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन के कारण एल्यूमिनियम जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है सोडियम या पोटेशियम से। तो रिप्लेस होने की वजह से इनका जो नेट चार्ज था उसमें चेंज आ गया, और नेट चार्ज में चेंज आने से बॉन्ड क्या फर्क आ गया? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जो होता है वाटर बॉन्ड से स्ट्रांग होता है और अपने इससे हाइड्रोजन बॉन्ड से वीक होता है। तो ये इसमें जो स्वेलिंग और श्रिंकेज आएगा वो क्या आएगा? इंटरमीडिएट। बस ये आपको ध्यान रखना है। इतना ही क्ले मिनरोलॉजी आपके काम का है। इसके बाद कुछ बात करते हैं सॉइल वाटर की। मैंने कहा था छोटे छोटे टॉपिक करेंगे अपन, तो इसमें जितने भी वो छोटे छोटे कचरा टॉपिक्स है ना, अब देखो कचरा तो इसलिए बोल रहा हूँ कि पढ़ना तो है ही है, लेकिन क्वेश्चन आने के चांसेस मिनिमम रहते हैं। लेकिन छोड़ भी तो नहीं सकते, एक एक सवाल कीमती है। मैंने जैसे पहले बोला लाखों करोड़ों रुपए का सवाल होता है एक भी, ठीक है। तो अब बात करते हैं सॉइल वाटर की। अब सॉइल वाटर मैंने आपको पहले बताया दो तरह का होता है, एक होता है फ्री वाटर, एक होता है अपना बाउंड वाटर। एक होता है फ्री वाटर और एक होता है बाउंड वाटर। फ्री वाटर में कौन कौन से आते हैं? फ्री में कौन कौन से आएंगे? ग्रेविटी, यानी कि अगर सॉइल के अंदर कोई ऐसा पानी है जो अंडर ग्रेविटी फ्लो हो जाए, यानी कि उसको ग्रेविटी की वजह से वो पानी नीचे चला जाए। देखते हैं अपन ग्राउंड पे पानी पड़ा रहता है, धीमे धीमे वो जमीन के अंदर चला जाता है, जमीन के अंदर चला जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रेविटी वाटर। ये अपने किसी काम का नहीं है, ये पानी किसी काम का नहीं, ग्रेविटी वाटर कभी किसी काम का नहीं होता। फिर दूसरा आता है एडजॉर्ब्ड वाटर। दूसरा क्या आता है? एडजॉर्ब्ड वाटर। एडजॉर्ब्ड वाटर, इसको हाइग्रोस्कोपिक भी बोलते हैं। अब धीमे धीमे क्या है कि पहले तो एडजॉर्ब्ड भी बोलते थे, आजकल क्या है? हाइग्रोस्कोपिक लिखा आता है।
तो बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज। जैसे अपने एक क्वेश्चन भी करा था, उसमें हाइग्रोस्कोपिक वाटर था। तो हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, एड्जॉर्ब्ड वाटर का ही नाम है। जो चीज़ पानी क्या होता है, अपने सरफेस पे पानी सॉइल जो सॉइल के पार्टिकल जो होते हैं, सॉइल सॉलिड्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, पानी को अपने सरफेस पे एड्जॉर्ब कर लेते हैं, ऊपर ऊपर फिल्म बना लेते हैं। तो इसको फिल्म वाटर भी बोलते हैं या हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी बोलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद अपने ग्रेविटी वाटर हो गया, एड्जॉर्ब्ड वाटर हो गया, एड्जॉर्ब्ड वाटर को और फिल्म वाटर भी बोलते हैं। अब एक जो होता है कैपिलरी वाटर भी इसी में आता है। ठीक है। अब जो स्ट्रक्चरल बाउंड वाटर जो होता है, इसमें तीसरा कैपिलरी लिख दो। कैपिलरी आपको अच्छे से पता है, एफएम में आपने पढ़ा है कि अगर साइज वॉइड्स की जो साइज कम है तो क्या होता है, पानी को धीमे धीमे सॉइल सक करके पानी को ऊपर ले आती, सक्शन हो जाता है, सॉइल सक्शन। क्या किस कारण से होता है, नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो जाता है ऊपर और वो पानी को ऊपर खींच लेते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलरी वाटर। फिर आता है बाउंड वाटर। बाउंड वाटर भी मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ पहले, दो तरह का होता है, एक तो क्रिस्टलाइजेशन और एक स्ट्रक्चरल वाटर। क्रिस्टलाइजेशन और दूसरा कौन सा होता है, स्ट्रक्चरल वाटर। स्ट्रक्चरल वाटर, ठीक है। स्ट्रक्चरल वाटर जो उसके रिएक्शन में शामिल है और क्रिस्टलाइजेशन वाटर शामिल है लेकिन बाहर से। एक जैसे होता है ना आजकल सरकारों में चलता है कि भाई एक तो होता है कि हम सत्ता में शामिल हैं, स्ट्रक्चरल वाटर तो क्या होगा कि भाई दो पार्टी ने कोलैबोरेट करके आपस में सरकार बने। जैसे मान लो अभी सेंटर में बीजेपी है, बीजेपी के साथ जैसे मान लो कोई और पार्टी है, जैसे मान लो शिवसेना है, सॉरी शिवसेना तो अभी गई, तो मान लो पंजाब वाली अकाली दल है, तो अकाली दल का क्या है, एक मंत्री है, तो अकाली दल का मंत्री है, इनकी वो सरकार का हिस्सा है, तो वो क्या हो गया, स्ट्रक्चरल वाटर, जो उसका हिस्सा बन गया। अब वो उसको अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो क्या हिस्सा बन गया। लेकिन दूसरा क्या, क्रिस्टलाइजेशन वाटर, वो क्या होता है, जैसे बिहार की जो जेडीयू है, नीतीश कुमार वाली पार्टी, उन्होंने क्या, उनको बाहर से समर्थन दे रखा है, सरकार तो उनकी वजह से बन रही है, लेकिन उनका कोई भी आदमी मंत्री नहीं है, कोई भी मंत्री नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो कि आप बाहर से समर्थन दे रहे हो, आप कह रहे हो कि हमारा तुमको समर्थन है, तुम जाके लड़ो, लेकिन लड़ाई के टाइम बोले नहीं मैं तो हुई नहीं, तो ये वो वाला है, ठीक है। लेकिन रिएक्शन में हिस्सा तो ले रहा है, लेकिन ये क्या होगा, पूरा लड़ाई में हिस्सा भी लेगा, लड़ेगा भी आपके लिए। तो स्ट्रक्चरल वाटर और क्रिस्टलाइजेशन वाटर में क्या डिफरेंस है, एक रिएक्शन का हिस्सा है और एक बाहर से .H2O .12H2O ऐसा जो पानी होता है वो अपना क्रिस्टलाइजेशन वाटर होता है। अब देखो कैपिलरी वाला में क्या है, आपने कैपिलरी हाइट पढ़ा होगा, HC इजिकल टू 4 क्या होता है, 4Ts अपॉन गामा WD 4Ts, हाँ 4T अपॉन 4 सिग्मा अपॉन में गामा W इंटू डी, यही पढ़ा आपने कैपिलरी हाइट। ये फॉर्मूला आपने पहले पढ़ रखा। कैपिलरी हाइट क्या होता है, 4 सिग्मा अपॉन में गामा WD। सिग्मा क्या होता है, सरफेस टेंशन, इसको कहीं कहीं पे T भी लिखा होता है, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था सिग्मा और उसमें। 4T अपॉन में गामा W इंटू डी, ठीक है। अब जनरली क्या होता है कि कुछ और थोड़े ज़्यादा होशियार वो क्या कर देते, इसके साथ कॉस अल्फा जोड़ देते। अब ये कॉस अल्फा वाला क्या खेल है मैं आपको बताता हूँ। मान लो ये कोई है, पानी क्या होगा, ऐसे ऊपर आएगा, ऐसे ऊपर आएगा तो ये कुछ एंगल बनाएगा, ये इसको खींचने वाले, ये दोनों जो एरो है इस पानी को क्या ऊपर खींचे, तो यहाँ पर कुछ एंगल बनेगा, ये अल्फा, तो ये अल्फा। और अगर एग्जैक्टली अल्फा अगर 0 हो जाए तो कॉस 0 कितना होता है, 1, तो अल्फा 0 लिख देते हैं हम लोग। ये जो केस है वो अल्फा 0 वाला केस है, ठीक है। तो यही चीज़ है और कुछ नहीं, अपने को ये फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन अपने यहाँ पे काम करनी FM वगैरह में काम का है, ठीक है। तो इतना ही अपने कैपिलरी वगैरह का, सॉइल वाटर वगैरह सब हो गया। इसके बाद एक आता है स्लैकिंग, सैंड बल्किंग जो आता है, बल्किंग ऑफ सैंड, ऐसे ही बता देता हूँ, बल्किंग ऑफ सैंड। अब सैंड बल्किंग क्या होता है, अगर कोई सॉइल ऐसी एकदम ड्राइड सॉइल है, खाली उसमें पानी है ही नहीं, उस सॉइल को अगर मैं वो क्या होती है, सॉइल धीमे धीमे मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है, या फिर उसको अगर एक्सटर्नल पानी दिया जाए तो वो क्या करती है, जब थोड़ा सा पानी हो 4 से 6%, 4 to 6% उसमें वाटर आ जाए या मॉइस्चर आ जाए, 4 to 6% मॉइस्चर पे क्या होता है, उसमें वॉल्यूम चेंज होने लग जाता है। अब वॉल्यूम चेंज क्यों होगा कि ये जो पानी है ना,
ये होता है डाइपोलर नेचर का। वो क्या करेगा, अंदर जाके रिपल्शन क्रिएट करने की कोशिश करेगा और जो खाली जगह उसको और बड़ी करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, ड्राई थी बिल्कुल, उसके अंदर 4 से 6% पानी गया, तो पानी की वजह से, डाइपोलर नेचर की वजह से वो क्या करेगा, पार्टिकल्स को रिपेल करने की कोशिश करेगा। अब रिपेल करने की कोशिश करने की वजह से क्या होएगा, अब पार्टिकल के बीच में खाली जगह ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब खाली जगह ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो जनरली यही पूछते हैं। तो 4 से 6% पे सबसे ज़्यादा पानी मॉइस्चर में वो वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होता है। उसमें भी अगर अप्रॉक्सीमेट बात करें, थोड़ा और एग्जैक्ट की तरफ जाएं, तो 5% पे मैक्सिमम वॉल्यूम होता है। अगर कोई सॉइल में 5% पानी है तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो मैक्सिमम होगा। और वो सॉइल कौन सी होगी, सैंड। अब मैंने यहाँ जानबूझ के सॉइल ना लिख के सैंड लिखा। अब सैंड क्यों सर, आप क्ले भी होती है, ग्रेवल, सिल्ट भी होती है और ग्रेवल, क्ले और सिल्ट, वो तीनों क्यों नहीं लिखे, क्योंकि अब क्या होता है, ग्रेवल्स में क्या होता है, पार्टिकल की साइज बड़ी होती है तो भारी होते हैं। तो भारी होते हैं, इनकी इतनी औकात नहीं होती पानी के डाइपोलर नेचर की कि बड़े पार्टिकल्स को दूर कर दे, तो वो क्या करते हैं, दूर नहीं कर पाते। क्ले और सिल्ट जो होते हैं ना, वो तो पानी एब्जॉर्ब भी ज़्यादा करते हैं। सिल्ट जो होती है जनरली 10 से 15% पानी एब्जॉर्ब करती है। सिल्ट जो होती है जनरली 10 से 15% एब्जॉर्ब करती है। इतने ज़्यादा पे इतने ज़्यादा पे बल्किंग नहीं होती। और जो अपने क्ले आता है ना, वो तो 17-18% पे, ये 17-18% पानी एब्जॉर्ब कर लेती है। क्यों, क्योंकि इनमें ये जो मिनरल्स बताए थे उनकी वजह से ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस इतने पे बल्किंग नहीं होता, बल्किंग होता बहुत कम पे, तो वो होता है जनरली सैंड के अंदर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अभी इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। तो इसमें से हो सकता है आपके एक आध क्वेश्चन आ जाए, चांसेस हैं। देखो ऐसा नहीं, अगर बिल्कुल ही नहीं आने होते ना तो मैं नहीं कराता आपको। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.